Hello guys, my name is Naveen Verma. Today we are going to do chapter Clubbing of Income under Income Tax Law as amended by Finance Act 2025. Okay, so let's see what we have in this chapter. Clubbing of Income. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक एसएससी की इनकम है जो वो दूसरे किसी एसएससी की इनकम में क्लब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यार पुराने ज़माने में लोग अपनी इनकम को डाइवर्ट करते थे विद मोटिव टू इवेड टैक्स। तो टैक्स इवेजन कम करने के लिए गवर्नमेंट क्लबिंग ऑफ इनकम के कुछ प्रोविजंस लाई। तो हम वो प्रोविजंस पढ़ेंगे। लेट्स सी व्हाट प्रोविजंस से। सबसे पहला प्रोविजन सेक्शन 60 ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ होल्डर ऑफ एसेट। मतलब पहले मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग अपनी चल रही है सही से। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जिस एसएससी के हाथ में एसेट है, मतलब जो होल्डर ऑफ एसेट है, उसी के हैंड्स में इनकम जो जनरेट हुई है उस एसेट से वो टैक्सेबल होगी उसी एसएससी के हैंड में। अगर तो उस एसेट से जो इनकम जनरेट हुई है वो किसी और पर्सन के, किसी और एसएससी के अकाउंट में अगर जा भी रही है फिर भी वो क्लब हो जाएगी जिस एसएससी के हाथ में एसेट है। ठीक है। अगला सेक्शन सेक्शन 61 रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब रिवोकेबल का क्या मतलब हुआ? रिवोकेबल का मतलब होता है कि मैं वो एसेट कभी भी वापस ले सकता हूँ या था कुछ भी टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में वो एसेट मेरे हाथ में वापस आ जाएगा। मतलब जो ट्रांसफ़र डीड होगी एसेट की, उस ट्रांसफ़र डीड में प्रोविज़न मैंने ऐड करा होगा रिवोकेबल का। मतलब मैं कभी भी एसेट या किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये एसेट वापस ले लूँगा अपनी होल्डिंग में। तो अगर तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट होगा तो उस एसेट से जो इनकम जनरेट होगी वो सीधा टैक्सेबल हो जाएगी ट्रांसफरर के हैंड्स में, जो कि मैं हूँ ट्रांसफरर। तो अगर मैं अपनी उस एसेट से इनकम जनरेट हो रही है वो किसी और एसेट के अकाउंट में भी डलवा रहा हूँ फिर भी वो क्लब हो जाएगी मेरी इनकम में। मैं ही उस इनकम पे टैक्स पे करूँगा। ठीक है। अगला सेक्शन आ जाता है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 रेम्यूनरेशन टू स्पाउस। रेम्यूनरेशन इंक्लूड सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फी बट एक्सक्लूड रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, समझ आ गई। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स एक बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, जिसका मतलब होता है 20% और मोर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर्स विद रिलेटिव्स। वोटिंग पावर्स मतलब ही हैव होल्डिंग इक्विटी शेयर्स इन सम बिजनेस एंड दैट बिजनेस इज पेइंग रेम्यूनरेशन टू मिसिज एक्स प्लस मिसिज एक्स हैविंग इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशंस। ठीक है, मिसिज एक्स को वो बिजनेस रेम्यूनरेशन पे कर रहा है बट वो मिसिज एक्स उस जॉब के काबिल भी नहीं है फिर भी वो बिजनेस पे कर रहा है। तो ये साफ पता लग रहा है। अगर तो 20% से ज़्यादा है मिस्टर एक्स की वोटिंग पावर्स, मतलब वही बिजनेस को देखता है ज़्यादा मोस्टली, तो वो अपने बिजनेस में से पेमेंट निकाल कर अपने मिसिज एक्स अपनी स्पाउस के अकाउंट में डलवा रहा है। तो ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी टैक्स इवेड करने में, पैसा चोरी करने में। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट अप्लाई दिस सेक्शन। गवर्नमेंट ये सेक्शन लाई। फेयर रेम्यूनरेशन विल बी लीगल बट एक्सेस रेम्यूनरेशन गिवन टू स्पाउस बाय बिजनेस विल बी क्लब। ये देखते हैं। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या हुआ? दैट शुड बी गिवन टू नॉर्मल एम्प्लॉय इन द मार्केट। मतलब अगर अगर तो हम फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं स्पाउस को प्लस स्पाउस के पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन भी है फिर तो कोई बात नहीं, फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और अगर हम एक्सेस रेम्यूनरेशन दे रहे हैं मोर देन फेयर रेम्यूनरेशन इवन आफ्टर मिसिज एक्स हैव इन एडिक्वेट क्वालिफिकेशन, तो फिर जो इनकम हमने रेम्यूनरेशन पे करी है मिसिज एक्स को वो सारी की सारी क्लब हो जाएगी मिस्टर एक्स के इनकम में एंड मिस्टर एक्स हैज़ टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम। इफ़ बोथ spouses, husband and wife, having substantial interest each and get paid remuneration having inadequate qualification, then income will be clubbed into that spouse with higher income। क्या मतलब हुआ इस पैरा का? मतलब अगर तो दोनों स्पाउस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं किसी बिजनेस में एंड उस बिजनेस से वो रेम्यूनरेशन ले रहे हैं हैविंग इन एडिक्वेट क्वालिफिकेशन,
तो जो भी वो रेम्यूनरेशन ले रहे हैं वो उस स्पाउस की इनकम में क्लब होगी जिसकी इनकम हायर है, जिसकी इनकम हायर है। ठीक है, उस एसएससी की इनकम में क्लब हो जाएगी ये रेम्यूनरेशन की इनकम। ओके, थोड़ा जूम कर लूँ। तो पहले ये नोट पढ़ो। ठीक है, ये सेक्शन तो हो गया, ये समझ आ गया। अब अगला हम एक नोट पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ यू इरिवोकेबल ट्रांसफर योर एसेट टू समवन देन इट इज़ योर ओन लॉस। मतलब अगर हम अपना एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं जो कि इरिवोकेबल है, हमने प्रोविज़न नहीं लिखा कि ये एसेट हम कभी भी रिवोक कर सकते हैं, तो इसमें हमारा ही लॉस है। मान लो अगर हमने किसी दोस्त के हाथों या किसी फैमिली मेंबर के हाथ में, चलो फैमिली मेंबर तो धोखा नहीं देते, अगर हम किसी दोस्त के हाथ में एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि इरिवोकेबल ट्रांसफ़र है, तो बोथ आर तो देर आर चांसेस दैट ट्रांसफरी में नॉट गिव योर एसेट बैक। तो चांसेस हैं कि जिसको हमने एसेट दिया है वो हमारा एसेट बैक हमें वापस ना करे। हमने क्या मोटिव से उसके हाथ में एसेट ट्रांसफ़र किया था, ताकि हमारी इनकम डाइवर्ट हो, टैक्स हमको पे करना पड़ा था। अब वो उसकी इनकम में वो इनकम जाए क्यों, हो सकता है उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कम हो, दैट्स वाई वी ट्रांसफ़र अवर एसेट। बट देर आर चांसेस कि वो हमको पहले तो हमको कह दे कि हाँ मेरे को तू ट्रांसफ़र कर दे एसेट, मैं बाद में तेरे को वापस कर दूंगा, पर वो क्या पता वो उसकी किरदार उसका चेंज हो जाए। सो दैट्स वाई ये हमारा ही लॉस है। बट देर आर एक्सेप्शंस टू इर्रिवोकेबल ट्रांसफ़र, दैट इज ट्रांसफ़र टू स्पाउस इर्रिवोकेबल। ये पढ़ते हैं, हमारा फोर्थ सेक्शन है, सेक्शन 64। ये फोर्थ पॉइंट क्या है? एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस इर्रिवोकेबल, मतलब स्पाउस को हमने अपना एसेट ट्रांसफर करा है जो कि इर्रिवोकेबल है। ठीक है, हम वापस नहीं ले सकते ये। फ्रेश ट्रांजैक्शन से हम वापस ले सकते हैं, बट हमने ट्रांसफर डीड में ऐसा नहीं लिखा कि हम रिवोक करेंगे एसेट को। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड। इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ट्रांसफर इफ, कंडीशन है कि इनकम जो उस एसेट से जनरेट हो रही है वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफर के हाथ में अगर ट्रांसफर मेड बाय इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड नो अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अगर तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग नहीं रह रहे, कोई अग्रीमेंट नहीं है लिव अपार्ट का, और ट्रांसफ़र हुआ है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से, तो जो इनकम जनरेट हुई है सच एसेट से वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफ़र के हैंड्स में। हम्म तो इसके कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ते हैं। ओनली इंडिविजुअल, एचयूएफ सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि एचयूएफ या हो कंपनी या फर्म हो, उनकी स्पाउसेस थोड़ी ना हो सकती हैं। रिलेशन, ट्रांसफर ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इर्रिवोकेबल एसेट देयर शुड बी रिलेशन ऑफ हस्बैंड वाइफ। मतलब ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इर्रिवोकेबल एसेट, मेरी जुबान लड़खड़ाई ਜਾਂਦੀ। ठीक है, वो कह रहे ने भी ਜਦੋਂ ट्रांसफर ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਗਣੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ट्रांसफर ਕਰਤਾ ਐਸੈਟ, ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्रांसफर ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। एंड ए और नहीं गा, ठीक है, ध्यान रखना है। इनकम, ड्यूरिंग इनकम रिसीव देयर शुड बी रिलेशन। जब उस एसेट से इनकम जनरेट हुई है, तो जब वो इनकम रिसीव की गई है तब भी रिलेशन हो हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ो। ड्यूरिंग ट्रांसफर दे हैव रिलेशन, बट व्हेन इनकम रिसीव बाय स्पाउस देयर रिलेशन ब्रोक, दस क्लबिंग विल नॉट अप्लाई। ओके, अगली एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ट्रांसफर नो रिलेशन, जब ट्रांसफर किया एसेट कोई भी रिलेशन नहीं था, बट जब आफ्टर ट्रांसफर एंड ड्यूरिंग इनकम, जब इनकम जनरेट हुई तब रिलेशन था उनका, बट यहाँ भी क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी। अगर तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तभी हमारा जो ये है सेक्शन अप्लाई होगा तभी। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। क्लबिंग विल अप्लाई आल्सो ऑन सीजी। सीजी मीन कैपिटल गेन्स। अगर तो उस एसेट्स को बेचकर उस एसेट की सेल करी है, जिसको जैसे हमने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करा है, अगर तो स्पाउस ने उस एसेट को सेल कर दिया, तो उस सेल से जो कैपिटल गेन्स हुए हैं वो भी इनकम क्लब हो जाएगी ट्रांसफरर के हाथ में। एग्जाम्पल, इर्रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस
and sale of such asset by such spouse and capital gain from such asset will be clubbed into transferor and ओके बेसिक इंग्लिश है, बच्चा भी समझ जाएगा। क्लबिंग विल अप्लाई इवन ऑन चेंज इन फॉर्म ऑफ एसेट मीन एग्जांपल देखो, सेल ऑफ डिबेंचर इन्वेस्ट एफडी, मतलब वो कह रहे हैं अगर तो हमने एसेट की फॉर्म चेंज करी है फिर भी क्लबिंग अप्लाई होगी। एग्जांपल, मैंने वाइफ के वाइफ को मैंने अपने डिबेंचर ट्रांसफ़र करे थे और वाइफ ने आगे वो डिबेंचर सेल कर दिए और उस सेल की अमाउंट से उसने एफडी खरीद ली, एफडी में इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर लिया, तो उस एफडी से जो इंटरेस्ट इनकर होगा वो इंटरेस्ट भी ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। पढ़ो, इंटरेस्ट फ्रॉम सच एफडी विल क्लब इनटू ट्रांसफरर हैंड्स। ओके, लेट मी सी द रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, अगला अपना पॉइंट आ जाता है, क्लबिंग विल अप्लाई इवन ऑन इनडायरेक्ट ट्रांसफर या क्रॉस ट्रांसफर, मतलब ਆਪਾਂ ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट बट इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई चलाकी खेल के जे ते ट्रांसफर कर रहे हैं फिर भी क्लब हो जाएगी इनकम उस एसेट तो जे ते जनरेट हुई है। एग्जांपल देखो, मान लो दो भरा ने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ने मिसिज वाई ਨੂੰ ट्रांसफर करता अपना एसेट ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਵਾਈ ਨੇ ਮਿਸਿਜ ਐਕਸ ਨੂੰ ट्रांसफर करता, ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਨੇ ਬਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ट्रांसफर ਕੀਤਾ है तो फिर भी इनकम क्लब हो जाएगी। अगला पॉइंट, क्लबिंग विल नॉट अप्लाई ऑन एक्रीशन ऑफ एसेट, एक्रीशन मतलब वाधा होना किसी चीज़ च। मिस्टर एक्स ने डिबेंचर दिते मिसिज एक्स ਨੂੰ, ठीक है, ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ इंटरेस्ट आ रहा है उस डिबेंचर तो रिसीव कौन कर रहा है, मिसिज एक्स, बट क्लब किसके हथ च होएगी, मिस्टर एक्स के हथ च। बट मिसिज एक्स ने इंटरेस्ट ਜਿਹੜਾ रीइन्वेस्ट करता इंटरेस्ट किसी भी एफडी जिमें इंटरेस्ट आया उनकी एफडी बनवा ली या इंटरेस्ट आया किसी और पासे रीइन्वेस्ट करता, वो जो इनकम हैगी रीइन्वेस्टमेंट तो वो इनकम क्लब नहीं होएगी। ओके, इनकम फ्रॉम सच विल नॉट क्लब इन मिस्टर एक्स हैंड्स, रिसीव एंड टैक्सेबल इन मिसिज एक्स हैंड्स। ओके जी, रीइन्वेस्टमेंट जी की ना जी अक्रीशन हो रही है उस एसेट तो वो नहीं अप्लाई होएगी, वो क्लब नहीं होएगी। ठीक है जी, अगला अपना ये बस एग्जांपल्स ने, नॉर्मल एग्जांपल्स ने, चलो आप देख लो। ये मिस्टर एक्स ने एक काऊ दी मिसिज एक्स ਨੂੰ ट्रांसफर करती, काऊ, काऊ भी एक एसेट होंदा है फॉर दोज हु हैव बिजनेस ऑफ डेयरी। ਹੁਣ काऊ ने मिल्क दिता, मिल्क सेल कर दी है, ठीक है, जो मिल्क की सेल होंदी है वो भी इनकम है। ਹੁਣ काऊ मिस्टर एक्स ने मिसिज एक्स ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है, ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਮਿਸਿਜ ਐਕਸ ਬਟ ਕਲਬ ਹੋਏਗੀ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਊ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਐਕਰੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਐਸੈਟ 'ਚ, ਉਹ ਜੋ ਕਾਫ ਹੈ, ਕਾਫ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਮਿਸਿਜ ਐਕਸ ਦੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ, ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਇਨਕਮ ਕਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਮਿਸਿਜ ਐਕਸ ਦੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ ਹੀ ਕਲਬ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਮਿਸਿਜ ਐਕਸ ਦੇ हैंड 'ਚ ही ਉਹ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ पे ਕੀਤੀ, इनकम ਤੇ टैक्स पे किया जाएगा। ओके, एनी इनकम अराइज फ्रॉम काफ इज टैक्सेबल फॉर मिसिज एक्स। ओके जी, रिकॉर्डिंग देखना मैं। ओके, अगला पॉइंट, गिफ्ट इन मनी ट्रांसफर टू स्पाउस एंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय सच स्पाउस, मतलब पैसा ट्रांसफर किया स्पाउस ਨੂੰ ਤੇ स्पाउस ने वो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस च। ठीक है, एग्जांपल देखो, फर्स्टली दैट गिफ्ट फॉर स्पाउस इज फुली एग्जाम्प्ट, क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम एनी रिलेटिव इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपीज़ देते मिसिज एक्स ਨੂੰ, मिसिज एक्स ने फर्दर इन्वेस्ट किया बिजनेस 'ਚ, जो गिफ्ट की मनी इन्वेस्ट है वो 5 लाख, ਉਹਦੇ ओन फंड्स ने 10 लाख, टोटल 15 लाख इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। पीजीबीपी इनकम प्रपोर्शनेट, जो इनकम हुई है वो प्रपोर्शनेट क्लब होएगी इन रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ये ਤੁਹਾਨੂੰ एक इलस्ट्रेशन नाल समझ आएगा। If on first day of previous year gift 5 lakh and own funds 10 lakh, then proportion of income relating to 10 lakh will club into Mr. X hands। फॉर्मूला देखो, वेट करो माड़ा, एक चीज मैं नोट की है। मिसिज एक्स दे ओन फंड्स ने 10 लाख, ठीक है जी, गिफ्ट उन्होंने मिले 5 लाख,
ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ ਨਾ ਮਿਸਿਸ ਐਕਸ, ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਦੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ 10 ਲੱਖ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੱਬ ਇਨਟੂ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਹੈਂਡਸ, ਇਹ ਮਿਸਿਸ ਹੈ, ਐਸ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਮਿਸਿਸ ਐਕਸ हैंड्स च टैक्सेबल होएगी। ओके जी, हेलो जी। ਤੇ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਐਕਸ ਦੇ ਓਨ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਇਨਕਮ ਮਿਸਿਸ ਐਕਸ ਦੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੋ 5 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗੀ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਦੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਲੈਸ ਫਰਦਰ ਗੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਲੱਬ ਇਨਕਮ ਇਨਟੂ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਇਨਟੂ ਗਿਫਟ ਫੰਡ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। एग्जाम्पल देखो, ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर गिफ्ट अपन मिले 5 लाख का, ऑन अपने 10 लाख ने, एंड फर्दर गिफ्ट रिसीव ऑन 10 लाख। ठीक है, दिस 10 लाख विल, जो कैपिटल है जो ऑन फंड्स ने वो विल बी काउंट ऑन नेक्स्ट ईयर ऑन फर्स्ट डे, मतलब जो अपन 7/7/25 ਨੂੰ पेमेंट मिली है 10 लाख की, वो नैक्सट ईयर ਨੂੰ काउंट होएगी। जो अपन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मिल रही ना पेमेंट, ਆਪਾਂ ਉਹ काउंट करांगे। ओके, अगेन दस रहा, यह सिर्फ एक रिवीजन क्लास है, जे तो तुसी पहले रेगुलर क्लासेस नहीं देखिया है तो समझ नहीं आएगी। सो फर्स्टली गो एंड चैक आउट फॉर रेगुलर क्लासेस। यह एक छोटा जिहा क्वेश्चन है, मेरा डाउट सीगा, तुसी इहदे ना ही जाओ, तुहानूं डाउट नहीं आएगा, पहला मैनूं आया सी। रिवोकेबल एसेट ट्रांसफर अग्रीमेंट मैं तुहानूं दस दिता की है, इट इज़ रिटन दैट ट्रांसफरर कैन रिवोक आफ्टर स्पैसीफिक पीरियड द एसेट, मतलब रिटन हुंदा भी ਜਿਹੜਾ ट्रांसफरर है ਉਹ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, मतलब ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਸੈਟ ਆਫਟਰ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਰਰਿਵੋਕੇਬਲ ਐਸੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ 'ਚ, देयर इज नो प्रोविजन रिटन इन अग्रीमेंट दैट कैन एम्पावर ट्रांसफरर टू रिवोक द एसेट। ठीक है जी, लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 6 पॉइंट एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, मतलब डॉटर इन लॉ। इररिवोकेबल है, सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ इररिवोकेबल ने। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ट्रांसफर देयर एसेट टू डॉटर इन लॉ, हाउएवर फादर मदर ट्रांसफर एसेट टू सन, देयर विल बी नो क्लबिंग। ओके, बिकॉज इट इज जस्ट कैन बी, हम सन को जो ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट, और वो एसेट से अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो हम क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे को एसेट ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि बेटा ही अपने बाप से एसेट लेता है ना, बेटे को ही मिलता है मोस्टली। कंडीशंस क्या है, अगर तो जो डॉटर इन लॉ को हमने एसेट ट्रांसफ़र करा है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, रेस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर सिमिलर एज गिवन इन एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, मतलब कि जो हमने एसेट ट्रांसफ़र करा है डॉटर इन लॉ को वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे करा है, एंड ये सिर्फ सेक्शन इंडिविजुअल पर अप्लाई होता है। वाई, क्योंकि फर्म की कौन सी डॉटर इन लॉ होती है ब्रो, कंपनी की कौन सी डॉटर इन लॉ होती है। रिलेशन होना चाहिए डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ का ड्यूरिंग ट्रांसफर एंड ड्यूरिंग इनकम जनरेशन। क्लबिंग अप्लाई ऑन कैपिटल गेन, क्लबिंग अप्लाई ऑन चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ एसेट, क्लबिंग विल अप्लाई ऑन इंटरेक्ट ट्रांसफर या क्रॉस ट्रांसफर, क्लबिंग विल नॉट अप्लाई ऑन एक्रीशन ऑफ एसेट। जो सारे मैंने पॉइंट्स ऊपर समझाए हैं वही सेम अप्लाई होंगे। गिफ्ट इन मनी ट्रांसफर टू सन्स वाइफ एंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस, सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ। ओके, देयरफॉर इनकम फ्रॉम सच एसेट विल क्लब इनटू ट्रांसफरर हैंड। ट्रांसफरर कौन है, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, ट्रांसफरी कौन है, डॉटर इन लॉ। अगला सेक्शन 64 सब सेक्शन 1, ये दोनों सेक्शन मैंने एक ही करके एक्सप्लेन करे हुए हैं, जो कि है 7th एंड 8th पॉइंट। एसेट ट्रांसफर टू ट्रस्ट एओपी फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस। ठीक है, जो
बेनिफिट देगा स्पाउस को वो कवर है पॉइंट 7 में। जो बेनिफिट देगा डॉटर इन लॉ को, जिसको कहते हैं सन्स वाइफ। इनकम फ्रॉम सच एसेट रिसीव बाय स्पाउस और सन्स वाइफ विल बी क्लब इन टू हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है जी, आगे समझ जी। मतलब ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਨਸ ਵਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਨਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੇ ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਨਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ Section 64, subsection 1A, income of minor child. Minor child who is below 18 years old age. Taxable for parent. Club minor income with higher income parent before clubbing. ਉਸ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕਲੱਬ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ ਸੈਪਰੇਟਡ ਮਾਈਨਰ, ਜੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਨਕਮ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗੀ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲੱਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਲ ਪੇ ਟੈਕਸ, ਬਟ ਮਾਈਨਰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੋ ਕਲੱਬਿੰਗ ਨੋ ਕਲੱਬਿੰਗ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਵਿਲ ਪੇ ਟੈਕਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਅਲਾਈਵ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਲੱਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ATU ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਮਾਈਨਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਈਨਰ ਹੀ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਟੈਕਸ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਉਹ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ। ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਮਾਈਨਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਈਨਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ATU ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ATU ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਫ ਮਾਈਨਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਕਮ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ then it will not club in his parents' income. Further, due to defect in law, any income earn or divert in his income can be done. मतलब कि क्या जा रहा ਜੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਲਾਅ 'ਚ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਡਿਵਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। It is not specify that only income due to ATU will not be club. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ATU ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਂਸ ਜੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਕਮ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ATU ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੇਗਾ? ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਗਾਈਸ ਡਿਡ ਨੋਟ amend this provision. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ G, ਚਾਈਲਡ
include stepchild, adopted child, exclude child out of an illegal marriage। ठीक है, जे ते नजायज औलाद है ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਡ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਚਾਈਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਫॉर ਪੇਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਮਾਉਂਟ ਕਲੱਬ ਔਰ 1500 ਪਰ ਐਨਮ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ। ਪੜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮਾਈਨਰ ਚਾਈਲਡ ਇਨਕਮ 1000 club into parent income, parent will get exemption of such 1000। if minor child income 5000 taxable in hands of parent 3500। ਜੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਚਾਈਲਡ ਇਨਕਮ 1000 ਹੈ ਉਹ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ, ਪੇਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇਗਾ ਉਸ 1000 ਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਇਨਕਮ 5000 ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 3500 ਨਾਲ 1500 ਦੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। Section 64 subsection 2 member of HUF। Normally we transfer asset into HUF so that all asset were treated as family asset। ਠੀਕ ਹੈ, HUF 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ HUF 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਐਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ ਹੁੰਦਾ HUF 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਐਸਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਅਲਾਉ ਆਲ ਕੋ-ਪਾਰਟਨਰਸ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਐਸਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨੋਰਮਲੀ ਚੀਜ਼। ਬਟ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, in this section if member of HUF transfer their self acquired asset to HUF for inadequate or without consideration and if income generating from such asset then such income will be taxable in hands of transferor। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ HUF ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਐਕਵਾਇਰ ਐਸੈਟ HUF ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਫ ਐਕਵਾਇਰ ਐਸੈਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਲਫ ਐਕਵਾਇਰ ਐਸੈਟ HUF ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਫॉर ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਫ ਐਂਡ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਐਸੈਟ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ HUF ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸੈਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਐਸੈਟ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਦੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੱਕਾ। ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ HUF। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਉਹ HUF ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ HUF ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਨਕਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਐਸੈਟ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਫਿਊਚਰ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਫਿਊਚਰ ਐਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ HUF। ਜਿਹੜੀ ਐਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਐਸੈਟ ਤੇ ਉਹ HUF ਤੇ ਹੀ HUF ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੈਂਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੱਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੱਬਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਟੈਕਸ ਆਫ ਅਸੈਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸਐਸਸੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੱਬ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਹੈਂਡ ਅੰਡਰ ਦ ਸੇਮ ਹੈਡ। ਫਿਰ ਪੜੋ, ਕਲੱਬ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਟੈਕਸਡ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਹੈਂਡ under the same head under which it would have been taxed for the transferee if clubbing provisions didn't apply। Okay, so this was our chapter clubbing of income।